रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। पिछले सप्ताह का दर्पण। लाठी तालुका में एक गांव है अकाला, जो केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव गागड़िया नदी के समीप है। यहाँ पर लगभग 40 से 50 चेक डैम हैं। साथ ही 3 तालाबों का निर्माण भी हुआ है। गागड़िया नदी पर 6 बड़े चेक डैम बने हैं, जिसमें कॉजवे भी शामिल है। मैं आकाश हूँ। आज आपको एक ऐसे शहर की ओर लेकर चल रहा हूँ जो अपनी संस्कृति, विकास और परिवर्तनों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इस शहर की स्वयं अपनी अनेकों कथाएं हैं। यहाँ पर हुए हर परिवर्तन ने इस शहर के रूप को निखारा है, संवारा है। ये है सौराष्ट्र का भावनगर शहर। तो आइए आज इसी शहर के साथ अपने इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। भावनगर का नाम यहाँ के महाराजा भाव सिंह जी के नाम पर रखा गया था। प्रारंभ से ही ये शहर बहुत खुशहाल था। उस समय के मंदिर एवं इमारतों के अवशेष इस बात का स्मरण दिलाते हैं। जैसे ये उस समय का कोठार है जिसे आज पुरातत्व विभाग में परिवर्तित कर दिया गया है। उस समय की वास्तुकला का अंदाजा आज भी इन इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। आजादी के पश्चात जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, उस समय भाव सिंह जी के सुपुत्र श्री कृष्ण कुंवर सिंह जी ने अपनी इस रियासत भावनगर को सरकार को सौंप दिया था। सरकार के साथ जुड़ने वाली पहली रियासतों में से ये एक रियासत थी। उस काल के भव्य महल आज भी यहाँ मौजूद हैं। उस समय की कुछ यादें जो आज भी यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। जैसे ये बग्गी, जिसमें किसी समय शाही सवारियां निकलती थीं, एवं ऐसी ही अन्य दर्शनीय वस्तुएं। आज इन महलों की देखरेख को ध्यान में रखते हुए इन्हें बड़े बड़े होटलों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाता है। पेड़ पौधों की देखभाल एवं प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। आज भी यहाँ मोर जैसे सुंदर पक्षियों को देखा जा सकता है। कुछ पर्यटकों को तो यहाँ की पुरानी इमारतों में रहना भी बहुत पसंद है। भावनगर पूरी तरह से एक पर्यटक शहर होता जा रहा है। भावनगर शहर की और भी कई विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ तख्तेश्वर मंदिर, जो सिर्फ भावनगर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध है। कोई भी नया कार्य करने से पूर्व लोग यहाँ आकर अपने कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। मंदिर में अधिकतर पेड़े की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भावनगर में पेड़ों की दुकानें जगह जगह देखने को मिलती हैं। ये पेड़े अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सिर्फ यही नहीं, भावनगर फरसानों विशेषकर गाठिया के लिए भी प्रसिद्ध है। भावनगरी गाठिया बेहद स्वादिष्ट होती है। पर्यटकों के लिए ये एक आकर्षण है। वो इसके पैकेट खरीदकर अपने साथ जरूर ले जाते हैं। यहाँ की बनी हुई गाठिया पूरे भारतवर्ष में भेजी जाती है। विदेशों में इसका निर्यात भी किया जाता है। भावनगर शहर के ठीक बीच में
एक सुंदर तालाब है जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ साथ अन्य देशों के पक्षियों के भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर ये पक्षी समूह के रूप में देखे जा सकते हैं, जो कि पर्यटकों एवं यहाँ के निवासियों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। भावनगर भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। हर घटना हालात का देखिए उजला पक्ष, तभी मिलेगा आपको इस जीवन का लक्ष्य। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको सकारात्मक रूप से देखना आवश्यक है। भावनगर से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नारी गांव। नारी गांव विशेष रूप से लाल अमरूदों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इसके साथ साथ सीताफल, मूंगफली एवं कपास की भी खेती होती है, किंतु कुछ वर्ष पूर्व पड़े सूखे ने इस गांव को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। सभी फसलें तबाह हो गई थीं। हर तरफ पानी के लिए लोग तरस रहे थे। दूर दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। औरतों की दशा भी बेहाल थी। पानी उन्हें ही लेकर आना पड़ता था। पूरे गांव पर सूखे का प्रभाव था, चाहे वो मनुष्य हो या मवेशी। नारी गांव की नारियों ने भी अलग अलग काम पकड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि परिवार तो पालना ही था। लोग शहर तो चले जाते थे, लेकिन वहां भी रोजगार मिलना कठिन था। उन लोगों के लिए तो और भी, जो शारीरिक रूप से अपूर्ण थे। ऐसे ही एक छोटे कद वाले आदमी ने अपनी इस शारीरिक अपंगता को नकारते हुए स्वाभिमान से रोजी कमाने का बीड़ा उठाया। उसका कहना है, मांगने से मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है साहब। पेट तो पालना ही है, जीवन तो गुजारना ही है। इसीलिए वो ये काम करके अपने साथ अपनी बूढ़ी माँ और मामा का भरण पोषण भी कर रहा है। गांव वालों ने अपनी ओर से जल इकट्ठा करने के लिए प्रयास भी किए। औरतों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा था, इसलिए गांव के लोगों ने ट्यूबवेल बनाए, किंतु मीठे पानी की चाह में बहुत अधिक गहराई तक ट्यूबवेल खोद दिए गए। परिणाम ये हुआ कि मीठे पानी के स्थान पर वहां खारा पानी आने लगा। नारी गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही समुद्र है। इस समुद्र का पानी जमीन के नीचे के पानी के स्तर को खारा करता जा रहा था। इस दूषित पानी से नए नए रोग जन्म लेने लगे। अपंगता एवं हड्डियों की बीमारियां बढ़ने लगी। हर ओर उदासी एवं नीरसता का वातावरण छाने लगा था। बीते बिन संघर्ष जो वह जीवन है व्यर्थ, छिपा है काली रात में शुभ प्रभात का अर्थ। हर वो व्यक्ति जिसने दुख को जाना है, उसने सुख के आनंद को पूरी तरह समझा है। अभाव में रहने वाला पूर्णता को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता है। कुछ ऐसा ही नारी गांव के साथ भी बीता। नारी गांव में इस समय जबकि परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के कारण एक बड़ा परिवर्तन आया। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट अपने जल संचय अभियान को पूरे गुजरात एवं सौराष्ट्र में फैला रहा था। हर ओर जन जागृति फैल रही थी। इसी अभियान से प्रभावित होकर नारी गांव के निवासियों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया और गांव में जल संचय के लिए विनती की। सर्वे के पश्चात ये पाया गया कि नारी गांव में जल संचय तालाबों एवं कुओं के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि इस गांव के आसपास कोई बड़ी नदी नहीं थी। समस्त प्रारंभिक कार्य समाप्त करने के पश्चात गांव में तालाबों एवं कुओं की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। सभी गांव वालों ने लोक भागीदारी एवं श्रमदान के रूप में इस कार्य में अपनी सेवाएं अर्पित की। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनें एवं तकनीकी सहयोग पूरी तरह गांव को मिल रहे थे और जल्द ही तालाबों एवं कुओं के निर्माण का कार्य अथक परिश्रम के बाद समाप्त हो गया। इस वर्ष मेघ भी खूब बरसा। गांव वाले प्रसन्न थे। सारे तालाब एवं कुएं पानी से भर गए थे। कुओं का जल स्तर ऊपर आ गया था
अब पूरे गांव को मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा था और धीरे धीरे नारी गांव एक बार फिर समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया था। सही समय, सही सोच और कुछ कर गुजरने की इच्छा मनुष्य की प्रगति के मार्ग है। जो व्यक्ति बुरे समय में अपना संयम एवं धैर्य नहीं खोता है, उसका बुरा समय अधिक देर तक नहीं रहता है। नारी गांव में तालाबों एवं कुओं के जल स्तर बढ़ने से और भी कई बड़े बड़े परिवर्तन गांव में होने लगे। गांव में एक बार फिर यहाँ के प्रसिद्ध लाल अमरूदों और सीताफल की खेती प्रारंभ हो गई। इसके साथ साथ कपास और मूंगफली की पैदावार भी पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक होनी शुरू हो गई। नए नए लघु उद्योग आरंभ हुए, जिससे कई लोगों के परिवार समृद्ध हुए। महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को रोजगारों के अवसर प्राप्त होने लगे हैं। अब ये मिलकर कार्य कर रहे हैं। आइए सुने जल संचय एवं पानी से परिवर्तनों के पश्चात इस गांव के लोगों के विचार। તળાવ ઊંડા ઉતારવાથી મીઠું પાણી થઈ રહ્યું છે અને જે દરિયાનું પાણી આવતું તે ખારાશ પૂરતું અટકી ગઈ છે અત્યારે અને બહુ મીઠું પાણી થઈ રહ્યું છે। ગામને બહુ સારો લાભ મળી રહ્યો છે। मेहनत का प्रतिफल जब मिलता है तो एक अनोखी सी खुशी महसूस होती है। लोग एक नए उत्साह और उमंग का अनुभव करते हैं। आज नारी गांव पूर्ण रूप से प्रगति की ओर अग्रसर है। हर जगह मीठा पानी पर्याप्त मात्रा में गांव वालों को मिल रहा है, जिसका प्रभाव यहाँ के निवासियों पर शारीरिक रूप में भी पड़ा है। आज वो स्वस्थ हैं। यहाँ के मवेशी भी इस पानी को पीते हैं, जिससे उनकी दूध देने की क्षमता पर भी अच्छा असर पड़ा है। नारी गांव में दूध का व्यवसाय अधिकतर भरवाड़ जाति के लोग करते हैं। ये जाति अपनी केश सज्जा के लिए विख्यात है। गांव में आई जागरूकता का प्रभाव यहाँ के बच्चों पर भी सकारात्मक रूप में पड़ा है। यहाँ पर विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा की पद्धतियों में भी विविधता आई है। शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए चार्ट्स और मॉडल्स का सहारा भी लिया जाता है, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है और उन्हें आनंद भी आता है। आज नारी गांव में निश्चित रूप से रोजगार के अवसर पहले की अपेक्षा अधिक बढ़े हैं। कपास का उत्पादन एक बार फिर प्रारंभ हो गया है। चूना बनाने का लघु उद्योग भी दोबारा आरंभ हो गया है। चूना बनाने की क्रिया कुछ इस प्रकार है। एक विशेष प्रकार के पत्थर को बड़ा सा एक कुंड बनाकर उसमें रखा जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। कुछ समय के पश्चात ये पत्थर चूने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस लघु उद्योग से यहाँ की बेरोजगारी भी समाप्त हुई है। यूँ तो नारी गांव की अपनी संस्कृति एवं कई परंपराएं हैं, किंतु यहाँ की नारियां ही अधिकतर अपने परिवार का भोजन बनाती हैं और उस भोजन में इनके पारंपरिक रूप से बना बैगन का भरता बहुत लोकप्रिय है। इसे विशेष प्रकार से लकड़ियों में भूनकर बनाया जाता है, जिसका अपना एक अलग ही स्वाद होता है। गांव की प्रगति में सभी अपना अपना सहयोग देने में लगे हैं। यहाँ का एक विशेष वर्ग है जिन्हें पटेलों के नाम से जाना जाता है। पटेल वर्ग में डोंडा कुटुंब के लगभग 11-12 लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। ये सभी नारी गांव के निवासी हैं। अमेरिका में इनमें से कुछ लोग मोटर्स चलाने का व्यापार कर रहे हैं और कुछ अन्य वहां पर कैरेबान पार्किंग प्लॉट के कार्यों में लगे हैं। डोंडा कुटुंब इन दिनों नारी गांव में अपनी कुल देवी कोडियार माता के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करने में लगा हुआ है, जिसका शुभ आरंभ दीपावली के पश्चात किया जाएगा। इस कुटुंब ने इस मंदिर के निर्माण में दिल खोलकर दान दिया है। इसी गांव में कोडियार माता का एक और मंदिर है, जिसे मोड़िया कुटुंब ने बनवाया है। नारी गांव से कुछ ही दूरी पर कोडियार माता का एक और विशाल मंदिर है। ये भारतवर्ष में कोडियार माँ का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। यहाँ के परिसर में हर ओर अगरबत्ती एवं धूप बत्ती की सुगंध मिलती है।
इस मंदिर के लिए यह मान्यता है कि किसी दंपति को यदि औलाद नहीं हो रही होती तो वो यहाँ आकर यदि माता का आशीर्वाद लें तो माँ प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। इस जगह आकर लोग अपनी इच्छाएं और मनोकामनाएं माँ के दरबार में रखते हैं और जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो चांदी का छतर एवं त्रिशूल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ की आरती का दृश्य बेहद मनोरम है। रमता भमता तारा बाण, खम्मा बाप खम्मा, रमता भमता तारा बाण, कोक दी छेटे ये निकल जाए, ये जानने वाहे जाए, आज खबरों लेवा माँ खोड़िया। भक्ति भी अपने आप में इंसान की शक्ति है। लगन और श्रद्धा दोनों जीवन को सफलता देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। नारी गांव के निवासियों की लगन एवं श्रद्धा इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये अकेली नहीं है इस प्रगति में, और भी बहुत से गांव और शहर हैं, पर उनकी बात करेंगे अगले सप्ताह। आप सभी को तक्षशिला कम्युनिकेशंस की ओर से दीपावली एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।